everyone, this is Kaushal and I welcome you to Modulation CUET. So आज हम लोग फ्रेंड्स इस पूरे क्लास में पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। सो इंडिया एज अ कंट्री हम समझेंगे एक्चुअली कैसी स्टेज में है या कह सकते हो कैसे लोकेशन पे है, जिसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी थोड़ी क्रिटिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली कह सकते हैं आपकी जियोपॉलिटिक्स के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का लोकेशन आज के समय किस तरह से उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का भी सबब है, राइट। दैट इज आप देखोगे हमारे ऊपर, आप देखोगे एक चाइना है एंड एक पाकिस्तान है जिस नेबर्स को हम कभी बदल नहीं सकते, राइट। तो ये सारी जानकारियां हम इसमें देखेंगे और इसके पॉजिटिव साइड्स भी बहुत सारे हैं, उस चीज पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा, थोड़ी सी वीडियो लेंथियर साइड में जाएगी, बट आपको यहाँ पे एक एक चीजों की जानकारी बहुत ही अच्छे लेवल की मिलेगी और आपके कहीं ना कहीं जो सिर्फ आप देखते हो कि इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इन सारी चीजों से थोड़ा हटकर थोड़ा अच्छे लेवल पे जाके अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा ये प्यारा भारत, आपने बहुत बार देखा होगा मैप को, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसी मैप में जो ये ऊपर का पोर्शन है कुछ इस तरह से, राइट, ये हमारे पास आज के समय नहीं है। ये आप देखोगे कहीं ना कहीं आजाद कश्मीर कह के ये वाला पार्ट गिलगित बाल्टिस्तान और ये आजाद कश्मीर कह के, और ये कहीं ना कहीं अक्साई चिन हमारे से छीन लिया गया है या कह सकते हो हमारे से अलग है। लेकिन हम लोग इस मैप में क्यों हमेशा इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि पार्ट तो हमारा वो देश का है ही। अभी फिलहाल किसी और ने क्या करके रखा है, इसको छीन कर रखा है हमसे, दैट इज अक्साई चिन को 1962 में आप देखोगे चाइना ने छीन लिया था। एंड ये वाला पार्ट आप देखोगे कहीं ना कहीं सीज फायर के तहत अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे मैप के थ्रू। चलिए, सो इंडियाज लोकेशन located in South Asia, India shares land borders with Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 देशों के साथ हम क्या करते हैं, बॉर्डर क्या करते हैं, साझा करते हैं। जहां पे आप देखोगे कौन काम करते हैं, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, दैट इज BSF, ITBP। ठीक है, इन लाइक जो इंडो टिबेटन रीजन है, ठीक है, वो वाले पार्ट पे ITBP काम करती है, और SSB दैट इज सशस्त्र सीमा बल। तो ये तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बेसिकली हमारे जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करने का काम करते हैं। फिर से मैं बताऊं, SSB, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो आप BSF, ठीक है, SSB, ठीक है, और ITBP। ये तीनों ही आप देखोगे क्या है, सेंट्रली जो सेंट्रल लेवल के जो आर्म फोर्सेस होते हैं उसके अंदर आता है, और ये तीनों ही क्या करते हैं, हमारे लैंड बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखते हैं। ठीक, सो आप पूछोगे यहाँ पे, आपके जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए या आपके मन में कहीं ना कहीं चला फिर आर्मी किस काम के लिए। सो आर्मी देखो दोस्तों क्या है, आर्मी हमेशा जाके बॉर्डर्स पे लड़ने नहीं जाती। ठीक है, सिक्योरिटी का काम इनका है, और कहीं ना कहीं जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ ऐसे इंसर्जेंसी की बात आती है, वहां पे आर्मी डिप्लॉय होती है। यानी आर्मी बेसिकली कभी भी एक्सटर्नल एग्रेशन को लेकर है, या कभी हम कल को कुछ, कभी एग्जाम्पल के लिए कि हम कभी कल को अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उस समय आर्मी की यूज होती है। आर्मी हमेशा एक्टिव मोड पे नहीं रहती कि आज लड़ाई हो गई ऐसा करना है, नहीं। आर्मी आप देखोगे किसी किसी ऐसे एरियाज पे जाएंगे जहां पे एरियाज में बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं बहुत सिचुएशंस, जैसे कि आप देखोगे कश्मीर के तरफ, कश्मीर वैली में बहुत प्रॉब्लम्स है, वहां पे होंगी, राइट। आप देखोगे जो अरुणाचल का पार्ट है, ठीक है, जो आप देखोगे कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर्स है, वहां पे हम लोग हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखते हैं आर्मी की, सो दैट कल को थोड़ी बहुत भी इधर उधर हुई चीजें तो हम हमेशा क्या कर पाए, उनको हमेशा रेडी रख पाए। आप देखोगे अक्साई चिन के तरफ जो हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे हम डिप्लॉय करके रखते हैं, क्योंकि अगर हमने वेकेट कर दिया उस एरिया को तो कोई ना कोई वहां पे जाके क्या करेगा, उसको कब्जा कर लेगा। क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपको जानना चाहिए और जानने में जरूर इंटरेस्टेड होना चाहिए कि सियाचिन दुनिया का सबसे हाईएस्ट लोकेशन पर होने वाला क्या है, एक बेसिकली आप देखोगे जहां पे आर्मी डिप्लॉय होती है वो पार्ट है, राइट। इससे ऊपर कहीं भी दुनिया में आर्मी डिप्लॉयमेंट नहीं है, यानी वो जो पूरा का पूरा आप देखते हो एक ब्रिगेड होती है कहीं ना कहीं, है ना, वो वहां पे है। ठीक, तो इतनी हाइट पे कहीं भी दुनिया में नहीं है, सियाचिन सबसे ऊपर लेवल पे, सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे, ये बात ध्यान रखना है। तो 6 देशों के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉर्डर साझा करते हैं, और ये 6 कंट्रीज आपने देखा यहाँ पे, मैंने बताया आपको कि ये 3 ऐसे फोर्सेस हैं जो हमें क्या करती है, बॉर्डर को सिक्योर करके रखती है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि हमारी सबसे ज्यादा बड़ी जो बॉर्डर है वो कहीं कहीं पाकिस्तान नहीं, कौन है, बांग्लादेश के साथ है।
ठीक है, लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर, ठीक है, लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर। लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ है हमारा? बांग्लादेश के साथ। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे यहां से एक्चुअली कौन सा जुड़ जाता पार्ट? अफगानिस्तान का, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे अफगानिस्तान का क्या करते लोग? मेंशन कर देते कि हमारा लैंड बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है, लेकिन आज के समय सच में नहीं है, तो हमने इस जगह पे इस बात को नहीं लिखा है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ हमारा लैंड बॉर्डर सबसे छोटा, अगर इस मैप के अकॉर्डिंग चले तो लगभग कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर या कुछ इससे भी कम का हमारा लैंड बॉर्डर वहां पे है, ठीक है, अगर इस मैप को अकॉर्डिंग चले तो। लेकिन आज के समय ये वाला पार्ट मैंने क्या बताया आपको, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में आ चुका है, जो कि आज के समय पीओके का पार्ट है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। क्लियर ये बात है? चलिए, बांग्लादेश हमारे लिए सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और यहीं से प्रॉब्लम आती है रोहिंग्यास की, जिसके बारे में आपने कुछ समय पहले भी सुना था कि ये रोहिंग्यास डायरेक्टली क्या करते हैं, बांग्लादेश से इधर से आके कोलकाता वाले पार्ट से या बेसिकली वेस्ट बंगाल वाले पार्ट से इंडिया में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे जब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ये लोग बेसिकली चले जाते थे किधर? म्यांमार के तरफ, और म्यांमार से होते हुए मणिपुर के तरफ से क्या करते थे ये लोग? असम में एंटर कर जाते थे, ठीक है। तो आज तक हो सकता है आप लोग को ये सारी बातें नहीं ठीक से पता हो, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हो रहे थे जब कहीं ना कहीं आप पिछले 5-6-7 साल से जब सुनते होगे कि हाँ रोहिंग्यास के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये रोहिंग्यास क्या करते थे, बांग्लादेश से निकल कर इंडिया में आना चाहते थे। जब यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट हो गई तो ये बेसिकली म्यांमार के थ्रू जाते हुए क्या करते थे, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम के थ्रू असम में एंटर करने लगे थे। ये बातें क्लियर है अच्छे से? सो आज भी कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन होती है बांग्लादेश से इंडिया में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के थ्रू। इसका एक छोटा सा कारण भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा आप देखोगे वहां के बॉर्डर्स सिक्योर नहीं है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज मैंने उस बॉर्डर्स को लाइव देखा है अपने आंखों से, ठीक है। एक्चुअली मैं उन बॉर्डर्स पे गया हुआ हूं, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर से। सो मैं एग्जैक्टली कह पाऊंगा आपको बिकॉज मैंने अपने आंखों से देख लिया वो चीज, राइट। वो कहीं ना कहीं किताबों में या कहीं न्यूज़पेपर्स में या कहीं के मतलब वो फुटप्रिंट्स या इस तरह की चीजें नहीं है। तो आप देखोगे बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो बहुत सारे लोग आज भी बांग्लादेश से क्या करते हैं, आप देखोगे वेस्ट बंगाल की तरफ इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इंडिया का लोकेशन आप देखोगे साउथ एशिया में है, ठीक है आपके लिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, सो पाकिस्तान का हम लोग देखते हैं इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। सो इंडियाज वेस्टर्न नेबर विथ अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड ओकेजनल टेंशन पर्टिकुलरली ओवर द कश्मीर रीजन। सो ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ना खुद ही कुछ कर रहा है ना किसी को कुछ करने देता है, राइट, कटोरा लेके हर जगह पहुंचता है, ठीक है। तो इसको बस एक ही चीज से प्रॉब्लम है, कश्मीर दे दो। इनके पास और कोई मुद्दा और कुछ कारण और कुछ है भी नहीं। इनके जितने भी आप देखोगे लीडर्स हैं वो लोग भी किस पे सिर्फ चर्चा करते हैं कि इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखो उनके हाथों से क्या छीन रहे हैं, रोटियां छीन गई, जॉब छीन गया, पूरा का पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुका, खराब हो चुका, लेकिन तब भी उसी मुद्दे पे बातें होती है, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न बॉर्डर है या वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, राइट, ये कहीं ना कहीं टेंशन में हमेशा रहता है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि इनको अपनी चिंता है ही नहीं, राइट। तो आप समझ सकते हो कितना हाई लेवल का प्रॉब्लम है। तो यहां देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसके थ्रू हम बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के। कौन से स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर वाला, ठीक है, पंजाब का, राजस्थान का और कहीं ना कहीं गुजरात का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा मैंने बताया। देखो बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है ये, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट राजस्थान और फाइनली गुजरात। ये 4 ऐसे स्टेट्स है जिससे एक्चुअली पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है। क्लियर ये चीजें? और कहीं ना कहीं पंजाब में ही आप देखोगे बहुत सारी वो एलिमेंट्स उन्होंने खड़े कर दिए थे, दैट इज खालिस्तान इशू का। दैट इज इन लोगों से क्या बुलवाया गया कि आप खालिस्तान का डिमांड करो, ना ही आप इंडिया के पार्ट रहोगे, ना ऐसा। लेकिन अगर मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं तो आप भी सुन के चौंक जाओगे। जो पूरा का पूरा जो पंजाब प्रोविंस है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का पूरा पंजाब प्रोविंस है, इस तरह का कुछ पंजाब प्रोविंस है, जो कि आजादी के बाद सिर्फ और सिर्फ 45% इंडिया को मिली और 55% किसके पास है आज भी? पाकिस्तान के पास है। तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर खालिस्तान वाला इशू अगर उठता भी है तो 55% किसके पास है आज के समय? पंजाब एक्चुअली पाकिस्तान के पास है। बट उन लोगों की नैरेटिव इस तरह की सेट की गई है कि सारे लोगों को बस कहां का पंजाब चाहिए, आप देखो इंडियन पंजाब चाहिए, ठीक है। और इस पंजाब की बात नहीं हो रही,
क्लैरिटी है आपको इस चीज की? दैट इज इंडिया में जो पंजाब है आज के समय सिर्फ 45% पंजाब है जो रणजीत सिंह का एक्चुअली में पंजाब हुआ करता था, पंजाब एज अ प्रोविंस। ठीक है, 55% कहां जा चुकी है अभी? पाकिस्तान के पास है। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी एटलीस्ट आपको होनी चाहिए, एकेडमिकली आपको ये चीज समझना चाहिए। ठीक है, सो हमारा वेस्टर्न नेबर है पाकिस्तान और ये सारे स्टेट है हमारे साथ, है ना? दैट इज कश्मीर के साथ टेंशन है कश्मीर को लेकर। नेक्स्ट इज चाइना। टू द नॉर्थ India and China share a vast border leading to occasional border disputes, most notably the 1962 Sino-Indian War. Sino-Indian War यानी हमने बेसिकली यहाँ पे चाइना के पास ये वाला अक्साई चीन खो दिया है, अक्साई चीन। ठीक है, इन द वॉर ऑफ 1962, ये आपको ध्यान रखना है। अक्साई चीन हमने खो दिया था 1962 में साइनो इंडियन वॉर के तहत। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पहले क्या बोलते थे? हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, तो एक भाई ने क्या किया? दूसरे भाई का जमीन हड़प लिया, राइट? सो हमें क्या करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है कि जब भी जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी कंट्री ना ही किसी का दोस्त है, ना ही कोई कंट्री किसी का दुश्मन है। आपको अपने इंटरेस्ट बस फुलफिल करने हैं सारे कंट्रीज के साथ, उनका भी इंटरेस्ट देखना पड़ेगा आपको और अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा। नोबडी इज ब्रदर, नोबडी इज सिस्टर ओवर हियर, राइट? कंट्रीज के लेवल पे मैं कह रहा हूँ। इंडिया का कोई बहुत बड़ा लाइक भाईचारा नहीं है लाइक भूटान के साथ, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। कल को हम अगर वो बांग्लादेश को या मतलब भूटान को नहीं दे पाए वो चीजें, तो दूसरी कंट्रीज कहीं ना कहीं वहां पे क्या करेगी? अपना वर्चस्व बढ़ाकर उस पर इन्फ्लुएंस कब्जा कर देगी, इन्फ्लुएंस बना लेगी। ये एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए हमें। जैसे कि जो डिवास्टेटेड केस है हमारे साथ वो है किसका? श्रीलंका का। श्रीलंका ने हमने सोचा कि हमारा तो जस्ट नेबर है ना, हमारे जस्ट नीचे रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंस में हमेशा रहेगा। यही जो हमारी सोच थी वो क्या करी? फाइनली कुछ समय के बाद आप देखोगे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। वहां पे उन्होंने बहुत सारे BRI के प्रोजेक्ट्स बना दिए, बहुत सारा लोन बना दिया उनपे, एंड लोन चुकता ना कर पाने की वजह से एक डेट ट्रैप बनाया गया। डेट ट्रैप मीन्स जो आपने बहुत सारे कर्ज किसी पे दे दिए, वो कर्ज तो अब दे नहीं पाएगा, इवन आपको भी पता था अच्छे से। ठीक है, तो आपने क्या किया? उसका कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो उन्होंने आपने बनाया था वो पार्ट ही ले लिया। दैट इज जैसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट। हम्बनटोटा एयरपोर्ट बहुत दूर श्रीलंका के एकदम कॉर्नर पे बनाया गया, इस जगह पे, और इसका ट्रैफिक कभी नहीं आने वाला था, ये चाइना को बहुत अच्छे से पता था। श्रीलंका को बहुत सारे सपने दिखा दिए गए और यहाँ पे एक क्या बना दिया गया? एयरपोर्ट बना दिया गया। क्लियर है? और फाइनली इसका अंजाम क्या हुआ? कुछ भी अंजाम नहीं हुआ। आप देखोगे इस जगह पे आप पूरी की पूरी जो ट्रैफिक होती है वो खाली होती है, एंड वो लोन ना दे पाने की वजह से चाइना ने क्या बोला उनसे कि आप 99 ईयर्स के लिए हमें ये पोर्ट लीज पे दे दो। क्लियर है? यानी हमें आप दे दो ये चीजें। अब तो अब श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो पैसे दो या इनको दे दिया करो। तो इन्होंने वही ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया, दैट इज वो वाला पार्ट चाइना को दे दिया। और चाइना को क्या चाहिए? एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहां से वो इंडिया पे हमेशा नजर बनाए रखे। समझ रहे हो ये बात, है ना? तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं हुआ इंडिया पे, ये पूरा का पूरा सदर्न पार्ट पे क्या करते हैं? हमेशा नजर बना के रखते हैं अपने सैटेलाइट्स, अपने सेंसर्स के थ्रू। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही। इट्स नॉट अबाउट दैट, राइट? अगर टेक्नोलॉजिकली वो थोड़े एडवांस होंगे, सो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, बस आप डिटरेंस प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि आपने ये लोकेशन खो दिया है। ठीक है, ये लोकेशन आपने खो दिया है, इस बात का इंपॉर्टेंस है। सो देखिए, सो चाइना हमारे नॉर्थ में बहुत सारे हमारे स्कर्मिश होती है। आप देखो कि डोकलाम रीजन जो है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है डोकलाम रीजन का, यहां भी एक बार डिस्प्यूट हो गया था, है ना, 2017 के आसपास। तो वहां भी हमने फाइट बैक किया और फाइनली चाइना को वहां से पीछे धक्का दिया। अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले भी यहाँ पे जो वैली है वहां भी हमने देखा बहुत सारी लड़ाइयां हो गई। ठीक है, सो बेसिकली जो पैंगोंग सो लेक है ना उधर, आपने सुना होगा उसके बारे में। ठीक है, तो डलगांव का जो पूरा का पूरा वो केस था, राइट? सो ये सारी चीजें हमेशा होता रहता है। ये जो हॉट स्प्रिंग डोगरा ये वाले पार्ट है, इस जगह पे हमेशा क्या होती है? बॉर्डर टेंशन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि चाइना का क्लेम है कि उनके पास अरुणाचल प्रदेश भी किसका है? चाइना का। सिक्किम भी किसका है? चाइना का। भूटान भी किसका है? चाइना का। हर कुछ बेसिकली चाइना क्या बोलती है? वो हमारा ही है, राइट? उत्तराखंड के बहुत सारे पार्ट्स को वो बेसिकली बोलता है कि वो हमारा है। तो ये प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ। चाइना बेसिकली क्या करती है? चाइना बेसिकली बहुत असर्टिव तरीके से धीरे धीरे अपने क्लेम्स बढ़ाते जाती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें इनको फाइट बैक करने के लिए हमें अपना इकोनॉमी ग्रो करना पड़ेगा। सिर्फ बोलकर या बैठकर बात करने से या इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए इकोनॉमी ग्रो करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जाओ अटैक कर दो, क्यों नहीं मार रहे हैं, ऐसा वैसा, राइट? आपसे वो सुपीरियर हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझोगे तभी जाके कहीं ना कहीं आप उस तरह से एक्शन ले पाओगे।
ठीक है, आप ये मत सोचो कि हमारा देश वीक है, नो वीक नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा मसल पावर है आज के समय, ज्यादा इकोनॉमिक एंगल है। समझदारी इसमें है कि हम लोग चीजों को एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से काम करें, आज से 10 साल बाद हम अपने देश को और ऊपर ले जा पाएंगे, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेपाल। नेपाल देखो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए, क्योंकि नेपाल से हम इंडिया में आने के लिए ना ही वीजा लगता है हमारे, ना ही पासपोर्ट लगती है। इस बात को आप समझो क्यों इंपॉर्टेंट कंट्री है। कल को मान लो नेपाल वाली गवर्नमेंट के साथ किसका सेटिंग हो गया, चाइना का, तो नेपाल ने क्या बोला कि ठीक है कुछ लोग अगर चाइना से आ भी जाएंगे तो हम उसका पासपोर्ट और वीजा नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। कल को सपोज ऐसा हो गया तो क्या होगा, चाइना से बहुत सारे लोग आएंगे, स्पाइस आएंगे और नेपाल में चले आएंगे एज अ नॉर्मल पर्सन कि हाँ कुछ नहीं घूमने आए हम लोग, और नेपाल से कब वो इंडिया आ जाएंगे नोबडी नोज, ट्रू, नोबडी नोज, आपको किसी तरह से पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के कॉम्प्लेक्शंस हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग हैं, दैट इज अरुणाचल के पार्ट में लोग हैं, उनके साथ मिलेगा, क्योंकि अरुणाचल एंड चाइना कहीं ना कहीं यहाँ बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन हो सकता है, तो हम लोग हो सकता है ऐसा शक ना करें कि ये चाइनीज लाइक नेशनैलिटीज का हो, राइट, वो आराम से स्पाइंग करके जा सकता है, समझ पा रहे हो इस बात को। तो नेपाल इस एंगल से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ नेपाल एक देखोगे आप इंटरलॉक कंट्री है ना, दैट इज कहीं से भी उसको पानी की सपोर्ट नहीं है, यानी कहीं से भी वो क्या कर सकता है, आराम से ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट है बहुत सारे कंट्रीज पे, स्पेशली इंडिया अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। बेसिकली हम ही नेपाल को क्या प्रोवाइड करते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब प्रोवाइड करते हैं, और तो और सब्सिडी रेट पे, यानी हम खरीद कर लाते हैं उसे, और हम जितने दाम में इंडिया में बेच रहे हैं उतने दाम में नेपाल में बिकता भी नहीं है, उससे सस्ते दाम में बिकता है ना। नेपाल में अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पेट्रोल का दाम अभी 100 से नीचे होगा, 95, 96 कुछ इस तरह के दाम होंगे, ठीक है। तो सब्सिडाइज्ड रेट में हम देते हैं सो दैट हमारा रिलेशन बना रहे, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हैं, और नेपाल में आप देखोगे सबसे बड़ी जो माउंटेन पीक है वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलो, सो हिस्टोरिकली क्लोज टू इंडिया विथ कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज, बहुत पुराने समय से, दैट इज रामायण के काल से, रामायण के काल में पूरा जो नेपाल का कुछ पार्ट है और जो बिहार, आज जो प्रेजेंट बिहार है, उसका जो कुछ पार्ट है वो क्या होता था, ये पूरा रीजन मिथिला कहलाता था। मिथिला से आपको पता चलेगा कि वहां पे ही राजा जनक होते थे, जहां पे सीता माँ का जन्म हुआ था। उसी मिथिला में आप देखोगे कुछ मिथिलांचल का जो एरिया है वो बेसिकली नेपाल और जो बिहार का पार्ट है उसको लेकर बनता था, इसीलिए हमारी उस समय से ही कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज हमेशा से रही है, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। सो नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए, और कहीं ना कहीं ये हिंदू राष्ट्र भी है, अपने आप को बताती है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं किस तरीके के थ्रू, आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी, राइट। चलो, भूटान, लैंडलॉक्ड एंड nestled in the eastern Himalayas. भूटान मेंटेन्स अ यूनिक रिलेशनशिप विद इंडिया। क्या यूनिक रिलेशनशिप है? यूनिक रिलेशनशिप ये है कि भूटान से भी हम आना जाना कर सकते हैं बिना ही किसी वीजा एंड पासपोर्ट के। जस्ट यू हैव टू शो योर आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड, बस आपको एंट्री मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। सो वहां पे मैं एक जगह है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली उस जगह का नाम, ठीक है, डागरमाड़ा या ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, डागरमाड़ा या इस तरह का कुछ नाम है, वहां पे अलीपुरद्वार जंक्शन के बहुत पास है। सो वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से भूटान के लिए एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मुझे इसलिए याद है डागरमाड़ा उस तरह का नाम, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड के पापा वहां पे पोस्टेड थे उस जगह पे, राइट। तो वो बताता था कि यहाँ पे बहुत ही क्या है, पास में आराम से इजिली आप जा सकते हो, दो अपने वोटर आईडी कार्ड एंड आधार कार्ड को लेकर, ठीक है। तो आप बेसिकली एंट्री करोगे, आपको उससे प्रूफ मिल जाएगा, उनको भी, भूटान वालों को भी, कि आप इंडियन हो, राइट। बाकी देश के लोगों के लिए क्या चाहिए, वीजा एंड पासपोर्ट चाहिए। पहले इंडिया के जो लोग थे उनके लिए एंट्री फ्री थी, लेकिन इतने सारे इंडियंस जाने लगे वहां पे, इतना सारा कहना तो नहीं चाहिए, बहुत गंदगी मचाने लगे, ठीक है, गंदगी फैलाने लगे। इस वजह से देखोगे आप भूटान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया, पर डे पे 1200 रुपीज चार्ज करते हैं। सपोज पहले आप 4 दिन के लिए भूटान जाते तो आपको रहने खाने का जो बंदोबस्त करना है, खर्च करना है, वो करना था, लेकिन आज के समय आपको अलग से 1200 पर डे के हिसाब से, सपोज 4 डे के लिए जा रहे हो तो 4800 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो गंद मचा के आते हैं उसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट इज पैनलाइजिंग, राइट। तो ये जरूरी भी है क्योंकि भूटान ने हर जगह से अपने टाइज को बंद करके रखा है, सो दैट उनकी कल्चरल जो अपनी जो वैल्यूज है उनको वो बचा सके, ठीक है। सो भूटान कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि पूरी भूटान की जो सिक्योरिटी है, दैट इज डिफेंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे जिम्मे भी है,
ये बात को आपको ध्यान रखना है। एंड एट द सेम टाइम भूटान में हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के लिए डेवलपमेंट करते हैं, यानी वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे कुछ झरनों के फॉर्म में क्या है, नदियां हैं, वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, यानी बिजली बनाते हैं, और बिजली को क्या करते हैं, अपने देश में यूज करते हैं। उसके बदले हम क्या कर देते हैं, उनको कुछ पैसे पे आउट कर देते हैं, कुछ पैसे नहीं, लाइक जितने पैसे बनते हैं वो हम पे आउट करते हैं, इसी से उनकी इकोनॉमी चलती रहती है। ठीक है, सो भूटान को हम बहुत सारी चीजें ऐसे लाइक एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट कह लो या ऐसे तोहफे के फॉर्म में देते रहते हैं, सो दैट भूटान हमारे से हमेशा क्या रहे, वो क्लोज लिंक बनाए हुए रखे। सो वहां पे जो मेजर आप देखोगे रिलीजन है वो क्या है, बुद्धिज्म है, और वो लोग कहीं ना कहीं बहुत शांति से रहना चाहते हैं वहां पे, बहुत ही किसी नॉन वायलेंस तरीके से, उनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सालों तक तो वहां पे टीवी भी नहीं थी, बिकॉज वो लोग को ऐसा उनको लगता था कि बाहर के लोग जो अपने कल्चर के बारे में बताएंगे या देखेंगे, लोग यहाँ के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो टीवी की भी आप देखोगे प्रथा नहीं थी। चलिए, सो भूटान के साथ क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री है, बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है इंडिया पे, अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश ईस्ट ऑफ इंडिया शेयरिंग ए हिस्ट्री, ठीक है, इंटरट्विन्ड विद द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। 1947 में भी बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, इंडिया से, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन 1971 तक आते आते इनको रियलाइज हो गया कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, जो आज के समय पाकिस्तान है, वो इनको कभी ना कभी क्या करने वाले हैं, डिच कर देने वाले हैं। डिच करने का मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी यहाँ पे, बिल्कुल गांव बना दिया था इसको, बांग्लादेश को, राइट, सारी के सारे डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, वहां हो रही है। सो जो मुजीबुर रहमान है, जो उस समय एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने मुक्ति वाहिनी नाम के अपनी क्या की थी, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, वो जीत जाती है इलेक्शन में, लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे, जो सियासतगन वाले लोग थे, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तब जाके एक पूरा का पूरा संग्राम छिड़ा, एक आंदोलन हुआ, ठीक है, और आपको पता है रेस्ट इज हिस्ट्री, 1971 में पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान भी हो जाता है। ठीक है, दैट इज बांग्लादेश अलग हो जाती है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश होती है। इंडियन आर्मी उसमें बहुत ज्यादा क्या करती है, इस चीज को सपोर्ट करती है। एंड उसी समय मानिक शॉ आपने सुना होगा, फील्ड मार्शल बनते हैं। फील्ड मार्शल मतलब वॉर लाइक सिचुएशन में एक जनरल की अपग्रेडेशन कर दी जाती है फील्ड मार्शल के फॉर्म में, यानी अब वो सिर्फ आर्मी का जनरल नहीं है, पूरी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है सबका वो हेड होगा, यानी वो किसी को भी अब कमांड दे सकता है, सिर्फ आर्मी को नहीं, नेवी को, एयर फोर्सेस को, आर्मी को, सबको। क्लियर ये बात है? चलिए, म्यांमार शेयरिंग ए बॉर्डर इन द ईस्ट, द टू कंट्रीज हैव हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस। ठीक है, सो म्यांमार आप देखो जिस जगह पे लोकेशन है इसकी, ठीक है, एक समय ये जो म्यांमार है उसको बर्मा कहते थे। सो बर्मा में आप देखोगे जो ब्रिटिश इंडिया है उनका कब्जा था, तो कहीं ना कहीं हमारी लिंक हुआ करती थी उस समय। म्यांमार के पास एक कोको आइलैंड है, बहुत पास में, यहाँ पे कोको आइलैंड इस जगह पे है, अंडमान निकोबार से थोड़ा और ऊपर की तरफ। सो उस कोको आइलैंड को लेकर बहुत चर्चा होती है कि कोको आइलैंड कहीं ना कहीं म्यांमार ने क्या करके रखा है, चाइना को पैसे लेकर लीज पे दे रखा है, ये सारी बातें। तो हिस्टोरिकली हम देखेंगे कि वो आइलैंड कहीं ना कहीं क्या था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, है ना, और कुछ समय इंडिया के पास आने वाली थी, लेकिन म्यांमार को दे दिया गया। ठीक, और कहीं ना कहीं आज के समय म्यांमार के जो कोको आइलैंड्स है, वहां पे ये डिस्प्यूट सच में बनी हुई है कि चाइना ने अपने कुछ ऐसे वहां पे सिस्टम डेवलप करके रखा है कि वहां से विजिलेंस करता रहे इंडिया का। ठीक है, लेकिन वो विजिलेंस फैसिलिटीज कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज कोको आइलैंड खुद में बहुत छोटी छोटी आइलैंड है, एंड एट द सेम टाइम हमारे मेन लैंड के पास है, तो हम भी बहुत ज्यादा विजिलेंस रखते हैं कि कोको आइलैंड पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, मिलिट्री कुछ बिल्डअप तो नहीं हो रहा, कुछ इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही। ठीक है, बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोको आइलैंड बहुत पास में है, ठीक है, हमारे इंडिया के भी, और वहां पे कहीं ना कहीं चाइना का इंटरफेरेंस है। सो इन टोटलिटी धीरे धीरे हम लोग को यही लग रहा है कि चाइना ना कहीं इंडिया को क्या कर रहा है आज के समय, हर तरह से प्रेशराइज कर रहा है। ठीक है, और आपको भी ये क्लियर होना ही चाहिए। चलिए, श्रीलंका, एन आइलैंड नेशन टू द साउथ विथ हिस्टोरिकल टाइज एंड ओकेजनल डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। ओकेजनल मतलब आपने अगर नहीं सुना है तो आपको पता होना चाहिए कि तमिल एंड सिन्हालीज के बीच हमेशा क्या हो जाती है, एक झड़प हो गई थी बहुत सालों पहले। ठीक है, और तमिल्स कहाँ, तमिलनाडु में भी रहते हैं, और तमिल्स आप देखोगे श्रीलंका के ऊपर वाले पार्ट में भी रहता है। सो इनका बेसिकली जो वहां की मेजॉरिटी है, दैट इज सिन्हालीज कम्युनिटी, दैट इज जो एथनिसिटी है, दैट इज उनकी सिन्हालीज, उनके साथ झड़प हो गया था। तो सिन्हालीज वर वेरी असर्टिव कि नहीं, अगर हमारा देश है तो हमें जॉब मिलना चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। सो एंड द तमिल्स वर लाइक कि नहीं, मतलब अगर देश हमारा है, हम भी बहुत दिनों से इसके पार्ट है, सो वी शुड शेयर द सिचुएशंस एंड द रिसोर्सेस, राइट। इस चीज को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, इंडिया ने बहुत सेटल डाउन किया चीजों को लेकर। मछुआरों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कभी इंडियंस थोड़े भी आगे चले जाते हैं उस एरिया में, तो श्रीलंकन जो हैं या जो उनके बॉर्डर फोर्सेस हैं, बॉर्डर गार्ड्स हैं, वो बेसिकली इंडियंस को पकड़ लेते हैं।
ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बहुत ज्यादा पुरानी हिस्टोरिकल टाइज है, रामायण काल से इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक नेबर कंट्री है हमारा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन रखता है इंडिया के साथ। आजकल कुछ टाइम पहले ही हमने कहीं ना कहीं श्रीलंका को 2 to 3 बिलियन डॉलर्स का कहीं ना कहीं लाइन ऑफ क्रेडिट दिया कि भाई पैसे लो, बहुत आराम से 5, 10 साल 15 साल में हमें क्या करना है, इसका चुकता कर देना बहुत ही कम ब्याज दर पे, 2%, 1%, 3%, जो कि ना के बराबर होता है। Maldives, located in the Indian Ocean, India and Maldives share strategic and economic interest. So ये देखो Maldives में बहुत सारे एक्चुअली टापू है, बहुत सारे टापू है, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, माले, MALE, सुनने में लगता मेल बट इट इज माले। माले इनकी क्या है, कैपिटल है। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आती है, मैं बताता हूँ एकदम जेन्युइन बात। यहाँ पे एक है जो प्रो इंडियन गवर्नमेंट आती है, कभी कभी आती है प्रो चाइनीज गवर्नमेंट, जो कि अचानक से चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। वो बोलती है नहीं, इंडिया के साथ टाई अप थोड़ा खराब कर लेंगे, इंडिया हमारे साथ गलत करता है, इंडिया के यहाँ पे डिफेंस और रिसर्च के जो डिफेंस वाले जो लोग हैं ये क्यों हैं, इनको हम लोग बाहर कर देंगे हमेशा के लिए। फिर अचानक से कुछ टर्न होती है, फिर इंडिया के सपोर्ट वाले कुछ गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक, जो बोलते हैं कि नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, चाइना हमारे लिए गलत कर रहा है, हमें डेट ट्रैप में फंसा रहा है, राइट। तो ये सारा जो सिचुएशन बन के आ रहा है ना आज के समय, ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है, ठीक, क्योंकि मालदीव्स हमारे बहुत पास है, चाइना के पास नहीं है, लेकिन चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ते जा रही है यहाँ पे। आप देखोगे मालदीव्स में इनको बहुत सारे मतलब लोन्स दिया जा रहा है, वहां से बहुत सारे सपने दिखाए जा रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ये करो, वो करो, कल को इतने पैसे आएंगे, ऐसा। तो बेसिकली आप देखोगे कि मालदीव्स में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कभी उसको जाने तो नहीं दे सकते। क्लियर है। सो हमने कुछ टाइम पहले भी माले में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे हैं, वहां के जो पोर्ट डेवलपमेंट है या एयरपोर्ट्स है उन सब पे भी बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। India's geographical position gives its crucial role in the geopolitics of the Indian Ocean region. Indian Ocean region जो ऐसा रीजन है जिसको क्या बोलती है, बेसिकली आप देखोगे इंडियन ओशन ना बोलकर, ठीक है, इंडो पैसिफिक बोलती है। कौन? चाइना या बाकी सारे कंट्रीज, जिनको लगता है कि नहीं इंडियन ओशन या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इंडो पैसिफिक होना चाहिए। इंडो पैसिफिक हम बोलते हैं या फिर अमेरिकन बोलते हैं क्योंकि इंडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन चाइना बेसिकली उसको क्या बोलता है, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक क्यों? क्योंकि वो इंडिया का नाम लेना नहीं चाहता, इंडिया का स्टेचर इतना बड़ा नहीं देखना चाहता कि इंडिया के नाम पर एक ओशन हो और कहीं ना कहीं उस जगह पे उसका डोमिनेंस हो। सो चाइना का फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इंडियन ओशन से इंडिया के डोमिनेंस को कम करना। मैंने बताया था बहुत सारे हमारे साथ दिक्कतें हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी, हम 3 साइड से बिल्कुल पानियों से घिरे हुए हैं और हम कहीं भी कैसे भी तरह से किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं अटैक उस फील्ड में, राइट। सो आप देखोगे इंडिया को हमेशा से क्या जरूरत थी, एक अच्छे नेवल सुप्रीमेसी की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को देखोगे, ठीक है, तो मैंने जहां तक थोड़ा सा रीड किया है, चोला एम्पायर ने बहुत इन्फ्लुएंस फैलाया अपना, है ना, दैट इज आप देखोगे कंबोडिया की तरफ, थाईलैंड की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, वो कहीं ना कहीं नेवल सुप्रीमेसी की वजह से ही हो पाया। सो हम कहीं ना कहीं उस मामले में चाइना से आज कहीं ना कहीं नहीं बहुत पीछे हैं और हमें बहुत ज्यादा कैचअप करने की नीड होगी उस फील्ड में, क्योंकि अगर हम नेवल फील्ड में बहुत अच्छा कर लेंगे तो इससे फायदा ये होने वाला है कि हम 3 साइड से बिल्कुल नेवल अटैक्स कर सकते हैं या सह भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, हम अपने मेनलैंड तक किसी को आने नहीं देंगे उस तरफ से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो सार्क एक क्या है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है। सार्क में आप देखोगे कुछ ऐसे 8 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, कुछ 8 कंट्रीज आती हैं जो बेसिकली इस रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस रीजन में जितने भी कंट्रीज थे, 6 तो मैंने आपको बताए थे जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, 2 और कौन हो गए, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये जो 8 कंट्रीज हैं ये सार्क नेशन बनाते हैं। सार्क का काम ये था कि इस रीजन में क्या किया जाए। इस रीजन में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं आपको बताते चलता हूं। यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इस रीजन में। आप देखोगे इंडिया का जो इसके पास का रीजन है दैट इज ये वाला, या फिर ऊपर जो पाकिस्तान का रीजन था या बांग्लादेश, इन सबको म्यांमार को अगर जोड़ दो तो इन सब जगह पे गरीबी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो हमने ये चर्चा किया था बहुत साल पहले कि एक मंच पे बैठते हैं, कुछ पैसे डाइवर्स करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी खोलते हैं सार्क के नाम से, जो आज के समय है दिल्ली में है,
राइट। फिर आप देखोगे कि हमने बात की थी कुछ, हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे या लोन्स की बात करेंगे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, बट वो सब नहीं हो पाता। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वजह से, पाकिस्तान कभी नहीं चाहती कि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, बिकॉज यहाँ पे हमेशा से पेरेंटिंग के रोल पे, यानी सबसे लीडरशिप के रोल पे कौन रहेगा हमेशा, दैट इज इंडिया रहेगी। इसीलिए देखो इस पर्टिकुलरली जो आप देखोगे शार्क ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा, राइट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या देखोगे आप, रीजनल कोऑपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। नेक्स्ट इज टेररिज्म। आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि हमने अभी तक बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स झेले हैं, राइट। देखोगे पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हो गया, 26/11 के जो मुंबई के हमले थे वहां पे भी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, JNK में तो आए दिन टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे कि पाकिस्तान बोलने का कुछ है, करने का कुछ और है। हमने बहुत दिनों बाद इस चीज को फाइनली समझा, और एक्चुअली मुझे नहीं पता कब तक हम लोग समझ पाएंगे नहीं करेंगे, बट ये समझना जरूरी है कि कितना भी प्यारा बात कर ले वो लोग, बात करने के लिए ही सिर्फ प्यारे बातें करते हैं, ठीक है। उनका इंटेंशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट। ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको, राइट। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो 70 साल 60 साल आपने बिता दिए, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप समझदार नहीं हो, है ना। उनकी तो समझदारी है इस चीज को लेकर कि उनको फिर से बहला फुसला लेंगे इंडियंस को, फिर से ट्रेड स्टार्ट कर लेंगे, ये सब करेंगे, ऐसा करेंगे। बट हमें समझना पड़ेगा ये बात को, राइट। एज अ मैच्योर कंट्री हमें समझना पड़ेगा कि ये नेशन एक्चुअली किसी काम का नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, और टेररिज्म बेसिकली लोग रिलीजन के नाम पे भी कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं खुद में एक गलत बात है, ठीक है। कोई भी धर्म आप देखोगे वायलेंस नहीं सिखाता, ठीक है। सो अलग अलग वायलेंस के रूप ले लेते हैं ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स के तरीके से, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जो बताते कि नहीं यहाँ पे ऐसा करना है, कुछ जिहाद कर देना है, ऐसा कर लेना है, वैसा कर लेना है। तो ये सारे थॉट्स डाल देते बचपन से, और कहीं ना कहीं उनके साथ ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उनकी लाइफ क्या होती है, 20-22 साल 25 साल में कहीं गोली लग गया, कुछ भी हो गया, माँ बाप मर गए, कुछ भी हो गया, सो कोई लाइफ बचता भी नहीं है। उन लोगों को ये चीज सोचने के लिए इतना मैच्योर होने भी नहीं देते। चलो नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इकोनॉमी। So economic ties including trade agreements and infrastructure projects shape regional dynamics। तो आज पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज के बीच क्या हो रही है आज के समय, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स की बातें हो रही है। बांग्लादेश ने एक्चुअली क्या कर दिया, पर कैपिटा GDP के नाम पे बेसिकली किससे आगे निकल चुकी है, वो पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है। पॉपुलेशन के भी वजह से आप देखोगे बांग्लादेश एक्चुअली पाकिस्तान से ऊपर जा चुकी है। सो बांग्लादेश काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी श्रीलंका की हालत खराब है थोड़ी, इसलिए बिकॉज उसे डेट ट्रैप में फंसा लिया गया चाइना के थ्रू। और नेपाल एंड भूटान इज लाइक ठीक है, मीडियोकर लेवल पे अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं। सो बाकी जगहों पे आप देखो ट्रेड इकोनॉमी पे बात हो रही है, धीरे धीरे रास्ते पे चीजें अच्छे चल रही है, बट पाकिस्तान को छोड़कर। Water dispute. Disputes over shared water rivers like the Indus and Brahmaputra have implications for neighboring relations. So Indus में हम देखेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, जो कि सुलझा लिया गया कहीं ना कहीं इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन डिस्प्यूट आते रहता है कि ये ज्यादा पानी यूज कर लिया, ये कम पानी यूज कर लिया, इस तरह का। और ब्रह्मपुत्रा की जो पानी है वो कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा का प्रॉब्लम इंडिया एंड चाइना का भी है, ठीक है। चाइना क्या करती है, पानी को रोककर अचानक से फ्लडिंग करवाती है, ठीक है। इंडिया के लिए बोला जाता है कि बांग्लादेश बोलती है कि इंडिया बहुत सारा पानी यूज कर लेता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का रिलेशन किसके साथ है, इंडिया पाकिस्तान के साथ। यहाँ वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। इसके डीप में जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, मजा नहीं आएगा फिर आपको। ब्रह्मपुत्र में आप देखो इंडिया चाइना का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश का भी प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। सो कल्चरल एक्सचेंजेस, शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इन्फ्लुएंसेस रिलेशनशिप्स फॉस्टरिंग पीपल टू पीपल टाइज। यहाँ के लोगों के बीच में रिलेशंस अच्छा रहा है, हमेशा रहा है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ पे तो आप स्पेशली देखोगे कि एक ही कंट्री थी पहले ब्रिटिश इंडिया के समय, है ना। ये तो अलग हुई है पार्टीशन के समय। एट द सेम टाइम इंडिया और नेपाल और इंडिया भूटान का भी रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे रहे, इवन श्रीलंका के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरह आप देखोगे अगर लोगों के बीच तो काफी अच्छी रिलेशन है, बट कंट्री लेवल पे थोड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। Diplomatic relations, India engages in diplomatic dialogues, summits to address regional issues and enhance cooperation. इंडिया का हमेशा से स्टांस क्या रहा कि आप डिप्लोमेटिक डायलॉग्स करिए और कुछ समिट करिए जहां पे बैठ के चीजों को सुलझाया जाए, ठीक है। ऐसे झगड़े करके या टेररिज्म करके या मारकाट करके ये सोल्यूशन नहीं है, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। मोदी ने कुछ टाइम में पहले, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ समय पहले बताया था, दिस इज नॉट एन एड ऑफ वॉर, कि सिर्फ लड़कर आप सोचा होगा कि सब कुछ हो जाए तो संभव नहीं है ना। अगर आप किसी एक देश से लड़ रहे हो, दूसरा देश भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर देगा, जैसे यूक्रेन के साथ हुआ। सोच के देखो रशिया ने क्या सोचा होगा, इसको हम 1-2 महीने में सप्रेस कर देंगे, बट क्या होना स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न कंट्री से हेल्प आने स्टार्ट हो गई।
यूक्रेन ने रेजिस्टेंस दिखा दिया और रशिया फंस चुका है। सिमिलरली आप देखोगे इजराइल कहीं ना कहीं उस जगह वॉर में फंस चुका है हमास के साथ, राइट। तो यही बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ समय पहले बताया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब लड़ाई करने का कोई सिनेरियो है नहीं, आपके सबमिट करो, डायलॉग्स करो, चीजों को सुलझाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज सिक्योरिटी अलायंसेस। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अलायंसेस लाइक ब्रिक्स। ब्रिक्स में आप देखोगे क्या है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड एससीओ संघाई कोऑपरेशन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक। इन्फ्लुएंसिंग इट्स रीजनल स्टैंडिंग, यानी सिक्योरिटी अलायंसेस भी यहाँ पे 2-3 हैं, दैट इज ब्रिक्स एक बड़ा सा कंट्री ग्रुप है ना, एंड एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन, वहां पे भी आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे बैठकर बात करने के लिए मौका मिलता है कि आप क्लाइमेट पे बात करना चाहते हो, टेररिज्म पे बात करना चाहते हो, इन सब पे। रिफ्यूज इशू मैंने बताया था, बहुत सारे रिफ्यूजी इशू है, दैट इज अफगानिस्तान से कई पाकिस्तान में आ जाते हैं, बांग्लादेश से आप देखोगे इंडिया में आ जा रहे हैं, बांग्लादेश से म्यांमार में पहुंच जा रहे हैं, कुछ म्यांमार के लोग इंडिया में इंटर कर जा रहे हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम है। बट एक चीज मैंने नहीं देखा कि इंडिया से कोई कहीं और जा रहा हो, इंडिया से ऐसा पाकिस्तान में चले गए छुपके या फिर इधर चले गए उधर चले गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इवन जो आए हुए हैं बाहर से वो लोग भी नहीं जाते वापस, तो कुछ तो होगा इस देश में, अच्छा है ना। कितना भी आप बोल लो, चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, अगर कोई बांग्लादेश से भाग के यहाँ आया, ठीक है, अगर उसको पता था कि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है जैसा मीडिया दिखाती है, तो फिर उसको तो आना नहीं चाहिए था इंडिया में, राइट। उसको तो वापस से चले जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, रिवर्स माइग्रेशन नहीं होती। इसी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है, यहाँ के लोगों की वजह से भी, और कहीं ना कहीं बाहर से माइग्रेशन भी हो रहा है इस वजह से भी, ठीक है। तो रिफ्यूजी का या रिफ्यूज प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर्स। Shared vulnerabilities to natural disasters necessitate the regional cooperation for disaster management. So disaster management को लेकर बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम पे साइक्लोन्स आते रहती है, ठीक है, फ्लडिंग हो जाती है, चीजों को लेकर अर्थक्वेक आती है, क्योंकि पूरा का पूरा हिमालयन बेल्ट है यहाँ पे, वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट होती है। तो इस चीज को लेकर कोऑपरेशन होते रहनी चाहिए, और होती भी है। सार्क में देखोगे आप, है ना, यहाँ पे होती है। कभी कभी आप देखोगे जो ब्रिक्स के नेशन है वो लोग भी क्या करते हैं, इस जगह पे कुछ फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे कुछ ऐसा होता है तो इंडिया सबसे पहले क्या करती है, वहां पे अपनी असिस्टेंस भेजती है, भले ही वो कैसा भी देश हो, उसके अगेंस्ट कितना भी हॉस्टाइल हो। जैसे अभी देखोगे आप, टर्की के साथ हमने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बहुत सारे असिस्टेंस पहुंचाते हैं, मेडिकल के फॉर्म में, कपड़ों के फॉर्म में, बाकी चीजों के फॉर्म में हमने असिस्टेंस दिया, राइट। तो हम उस तरह से नहीं देखते चीजों को। नेक्स्ट इज रीजनल डायनामिक्स। सो द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इज डायनामिक एंड इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स आर कंटिन्यूअली इवॉल्विंग, यानी अभी भी इवॉल्व हो रही है। हम चाहते हैं कि बाकी बहुत सारे देशों के साथ अपना क्या करें, रिलेशंस अच्छा कर ले। एट द सेम टाइम हम अभी जो जिस कंट्री के साथ अभी अच्छी ऑलरेडी रिलेशन है, दैट इज जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इसके साथ टाइज और इनहांस करना चाहते हैं, सो दैट इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इस रीजन में हम अगर सुपर पावर बन जाते हैं तो उस तरह हम दिखे भी, उस तरह हमारा रोल भी हो, उस तरह हमारी बिहेवियर पैटर्न भी हो, राइट, ना कि जैसे अमेरिका या रशिया के थ्रू है। तो बहुत सारे जो बाहर के भी वेस्टर्न जो मीडिया के अच्छे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अगर इंडिया सुपर पावर बनता है ना, तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल अलग होगा, शांति होगी, अच्छा होगा, इतना टर्बुलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं टर्बुलेंस इसलिए बनाता है ताकि उसकी आर्म्ड की सेलिंग हो पाए, ऐसा हो। तो उनका अगर वॉर नहीं हो रही है दुनिया में तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी इस तरह से चल रही है। लेकिन इंडिया की ऐसी नहीं होने वाली है। इंडिया बेसिकली एक ऐसा सुपर पावर बन के निकलेगा जिससे वर्ल्ड ऑर्डर में पीस आएगी। इसी नोट पे एक्चुअली इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। हमारा जो ये ऐप है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बहुत सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। सीयूईटी के बहुत ही बेहतरीन वहां पे कोर्स अवेलेबल है जिसको आप बिल्कुल तैयारी के लिए यूज कर सकते हो। और कुछ ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।